This is a story of a poor boy who turned his rags into riches. Born with nothing, he now controls the future of entire country. 1875 में मासुजीरो हाशिमोटो का जन्म होता है। ये वो दौर था जब जापान के एम्परर मेजी को उनकी पोजीशन वापस मिल गई थी और इसके बाद वो पूरे जापान में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कर देते हैं ताकि जापान के सभी लोग अपने टेक्नोलॉजिकल लेवल से बाहर निकल के वेस्टर्न कंट्रीज की एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन से आगे निकल सके। इसी टाइम पीरियड में मासुजीरो हाशिमोटो का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में बढ़ रहा था और इसी इंटरेस्ट के साथ मासुजीरो ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पूरा किया और इसके बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स में एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई काम करने लगते हैं। इस डिपार्टमेंट में उनका काम था ट्रैक्टर्स के डेवलपमेंट एंड उनके मैनेजमेंट को देखना। उनके काम को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई को आगे पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क भेज दिया, जिसके बाद उन्होंने 3 साल तक न्यूयॉर्क की स्टीम इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम किया और जापान वापस आने के बाद वो मशीन गन्स और कोल माइनिंग इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी काम करने लगे। लेकिन मासुजीरो का सपना तो कुछ और ही था। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, वो कार्स बनाना चाहते थे। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ते हुए देखा था, इसीलिए उन्होंने कुछ फंड्स इकट्ठा किए और 1 जुलाई 1911 को टोक्यो के हीरो डिस्ट्रिक्ट में ही अपनी कंपनी की एक छोटी सी वर्कशॉप खोली, क्वाइशिनशा मोटर कार वर्क्स, और उन्होंने इमीडिएटली जापान की पहली खुद की कार बनानी शुरू कर दी जिसका नाम था द डैट। इसे बनाने में उन्हें 3 साल का वक्त लगा और इस कार की स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर थी। डैट ये नाम उन 3 इन्वेस्टर्स के इनिशियल्स को जोड़कर रखा गया था जिन्होंने क्वाइशिनशा में इन्वेस्ट किया था, केनजीरो डेन, रोकुरो अओयामा और आकितारो ताकेउची। 1918 में कंपनी का नाम चेंज करके क्वाइशिनशा मोटर कार कंपनी एंड लिमिटेड कर दिया गया। इस वक्त तक कंपनी की नेटवर्थ बढ़कर 600,000 येन हो चुकी थी और कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स की संख्या भी बढ़कर 60 हो जाती है। 1925 में इस कंपनी का नाम फिर से बदला गया और रखा गया डैट जिडोशा एंड कंपनी लिमिटेड, डैट मोटर कार कंपनी। और इसी बीच जापान में एक बड़ा अर्थक्वेक आता है, कैंटो अर्थक्वेक, जिसके बाद जापान की हालत बहुत खराब हो जाती है और डैट और डैटसन जैसी मोटर कार प्रोड्यूस करने वाली ये कंपनी ट्रक्स भी बनाने लगती है। 1930 तक डैट मोटर्स कोई भी स्मॉल कार प्रोड्यूस नहीं करती है। फिर 1931 में डैट मोटर्स एक नई छोटी कार रोड पर उतारती है जिसका नाम होता है डैटसन टाइप 11। डैटसन मीन्स सन ऑफ डैट। 1928 में योशिसुके अयुकावा निहान सांग्यो कंपनी लिमिटेड के प्रेसिडेंट बनते हैं। उस वक्त ये कंपनी कार्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किए जाने वाले पार्ट्स बनाती थी। 1930s में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के दौरान निहान सांग्यो का शॉर्ट फॉर्म में नाम रखा जाता है और ये नाम होता है निसान। इसके बाद 1933 में अयुकावा ने डैट मोटर्स कंपनी को खरीद लिया। मासुजीरो हाशिमोटो को यहाँ ऐसा लग रहा था कि इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी बेचना उनका एक वाइज डिसीजन है और ये बात सही भी साबित होती है और ऐसे ही शुरुआत हुई निसान मोटर कंपनी की और आगे चल के यही कंपनी जापान की एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को भी कंट्रोल करने लग जाती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 1935 में योकोहामा कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होता है और 1935 में ही योकोहामा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इंटीग्रेटेड सिस्टम्स को इंस्टॉल करके जापान की पहली कार बनाई जाती है और इसके बाद नवंबर 1937 में निसान ने अपना हेडक्वार्टर मंचूरिया में शिफ्ट कर लिया और 1937 से 1945 में हुए वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सेकेंड सीनो जापानीज वॉर में जापानीज मिलिट्री के लिए ट्रक्स, प्लेन्स और इंजन्स बनाए। इसी बीच कंपनी एक बार फिर से अपना नाम बदलकर मंचूरिया हैवी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कंपनी यानी MHID रख लेती है और ऐसा करने के पीछे रीजन ये था कि जापानीज मिलिट्री गवर्नमेंट उस टाइम की इंडस्ट्रियल कंपनीज का कंट्रोल ले लेती है और फोर्सफुली उनसे वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने तक जापानीज आर्म्ड फोर्सेस के लिए इक्विपमेंट्स बनवाती है। और इसी बीच कोरियन वॉर के दौरान निसान US आर्मी के लिए सबसे ज्यादा व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी बन जाती है। 1949 में US के ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन से बैन हटाने के बाद कंपनी ने कार्स बनानी फिर से शुरू कर दी, लेकिन वॉर खत्म होने के बाद कंपनी फाइनेंशियली सफर करने लग जाती है, जिसके बाद कंपनी ये डिसीजन लेती है कि वो लोगों को कंपनी से निकाल देंगे, जिसका सीधा असर लोगों की लिविंग पर पड़ने वाला होता है। और इसी टाइम पे एंट्री होती है शियोजी इचिरो की, जो कि उस टाइम पर एक यूनियन लीडर थे। इचिरो को अमेरिकन गवर्नमेंट से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप मिली थी। वो कंपनी के सामने एक आइडिया रखते हैं और कंपनी में काम
काम करने वाले लोगों की सैलरी कम करके 2000 लोगों की जॉब्स को बचा लेते हैं और नया लेबर अग्रीमेंट बनवाकर हाई प्रोडक्शन क्वालिटी एंड क्वांटिटी पे कंपनी का फोकस शिफ्ट कर देते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि कुछ ही टाइम में कंपनी अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल आती है और कंपनी की ग्रोथ भी तेजी से होने लगती है। जापान कंट्री के डेवलपमेंट के साथ साथ कंपनी भी तेजी से डेवलप कर रही होती है। 1952 में निसान ऑस्टिन के साथ एक लीगल अग्रीमेंट साइन करती है। इस अग्रीमेंट को साइन करने के बाद निसान पार्शियली ऑस्टिन 7S मॉडल जापान में बनाती है और उसे ऑस्टिन के नाम से ही बेचती है और अगले 7 सालों तक निसान ऑस्टिन का प्रोडक्शन करती है, उसकी मार्केटिंग करती है और उसे जापान में सक्सेसफुली बेचती है। इस अग्रीमेंट के मुताबिक निसान कंपनी ऑस्टिन के पेटेंट्स का इस्तेमाल कर सकती थी और ऐसा ही हुआ। निसान ने ऑस्टिन के पेटेंट्स का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा एडवांस इंजन्स बनाने शुरू कर दिए। 1967 में निसान ने अपने खुद के एडवांस इंजन्स बनाए, जैसे कि निसान का 4 सिलेंडर ओवरहेड कैम यानी OHC और निसान L इंजन। और डैटसन 510 लॉन्च करने के बाद तो निसान को ग्लोबली रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन मिलने लगती है। इसके बाद 1969 में निसान एक और नई कार मार्केट में लॉन्च करती है, डैटसन 240Z, जो फेरी लेडी जेड के नाम से काफी पॉपुलर हो जाती है। डैटसन 240Z एक 6 सिलेंडर स्पोर्ट्स कार थी जिसकी डिजाइन और परफॉर्मेंस ने ग्लोबली पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में निसान को एक अलग पहचान दिलाई। 1966 में निसान और प्रिंस मोटर कंपनी मर्ज हो जाती है, जिसके बाद वो स्काईलाइन और ग्लोरिया जैसी कार्स निकालते हैं। इन कार्स की सक्सेस के बाद निसान बहुत ही जल्द प्रिंस को रिप्लेस कर देती है। 1973 में जब ऑयल क्राइसिस आती है तो पूरी दुनिया में लोग छोटी इकोनॉमी कार्स खरीदने लग जाते हैं, स्पेशली यूएस में, जिसके बाद कंपनी ने मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ताइवान, यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ अफ्रीका में नई फैक्ट्रीज खोली ताकि मार्केट की डिमांड को जल्द से जल्द पूरा कर सके निसान सनी को लॉन्च करके। 1980s में निसान सनी यूरोप की वन ऑफ द पॉपुलर जापानीज कार ब्रांड बन जाती है, जिसके बाद निसान ने संडरलैंड यूके में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी और अफोर्डेबल प्राइस पर क्वालिटी स्पोर्ट्स कार्स जैसे 300ZX, 240SX और सिल्विया प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी और टोयोटा और मित्सुबिशी जैसी कंपनीज को टक्कर देने लगी। 1999 में कार्लोस निसान रिवाइवल प्लान बनाते हैं क्योंकि कंपनी घाटे में जा रही होती है और कंपनी इस बात को कभी क्लियर नहीं करती कि असल में ये लॉस किसकी वजह से होता है। जिसके बाद कार्लोस का रिवाइवल प्लान अप्लाई किया जाता है और इस प्लान के कुछ गोल सेट किए जाते हैं, जैसे कि ईयर 2000 तक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को वापस गेन करना, 2002 के एंड तक 4 से 5% की ग्रोथ रीच गेन करना और कंपनी ने जो लोन ले रखा है उसे 50% डिक्रीज करना। इन गोल्स को कार्लोस ने अचीव कर लिया और निसान ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया और इंडिया में भी खुद को स्ट्रॉन्गली स्टैब्लिश कर लिया। 21st सेंचुरी की शुरुआत से ही निसान एक सब्सिडियरी फैक्ट्री निसान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू ब्राजील में अपनी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करती है और 2001 में रिवाइवल प्लान की सक्सेस के बाद निसान रेनॉल्ट के साथ ग्लोबल अलायंस पार्टनरशिप साइन कर लेती है, जिसके बाद रेनॉल्ट के एग्जीक्यूटिव कार्लोस घोसॉन निसान के नए CEO बनते हैं। जिसके बाद निसान ने 2005 में $990 मिलियन इन्वेस्ट करके चेन्नई में कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बिल्ड की और अपने ग्लोबल अलायंस पार्टनर रेनॉल्ट के साथ मिलकर इंडियन मार्केट के साथ साथ यूरोप का स्मॉल कार एक्सपोर्ट्स का काम भी संभालने लगी। 2016 में इस अलायंस को यानी कि पार्टनरशिप को मित्सुबिशी मोटर्स ने भी ज्वाइन कर लिया। नवंबर 2023 के अपडेट के अनुसार रेनॉल्ट निसान के 15% वोटिंग स्टैक्स होल्ड करता है और निसान रेनॉल्ट के 15% वोटिंग स्टैक्स होल्ड करता है, जबकि निसान अक्टूबर 2016 से ही यानी कि पार्टनरशिप की शुरुआत से ही मित्सुबिशी मोटर्स के 34% कंट्रोलिंग स्टैक्स होल्ड करता है। और इन सब के बाद कार्लोस को जापान से बहुत सपोर्ट मिलता है क्योंकि वो जापान की लीडिंग डूबती कंपनी को बचाते हैं, जिसकी वजह से जापान को इकोनॉमिकली काफी फायदा होता है और इसी वजह से उन्हें जापान का प्रेस्टीजियस मेडल वो भी ब्लू रिबन के साथ दिया जाता है। जापान में ब्लू रिबन के साथ मेडल उन्हें दिया जाता है जिन्होंने पब्लिक वेलफेयर के लिए सिग्निफिकेंट काम किया हो। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी जापानीज गवर्नमेंट को कुछ ऐसा पता चलता है जिससे निसान की पूरी लाइफ उलट जाती है। फरवरी 2017 में कार्लोस ये अनाउंस करते हैं कि 1 अप्रैल 2017 को वो अपनी पोजीशन एज अ CEO छोड़ देंगे, मगर कंपनी के चेयरमैन के तौर पर काम करते रहेंगे और उनके बाद कंपनी के नए CEO कार्लोस के असिस्टेंट हिरोतो साइकावा बन जाते हैं। बट उनका कंपनी से जाना इतना सिंपल नहीं था
क्योंकि कार्लोस का एक बड़ा स्कैंडल जापानीज गवर्नमेंट के सामने आ जाता है। उन्होंने जापानीज फाइनेंशियल अथॉरिटी को अपनी रियल इनकम कम करके बताई थी। 19 नवंबर 2018 को कार्लोस को चेयरमैन की पोजीशन से हटा दिया गया और 108 दिनों के लिए उन्हें हिरासत में ले लिया गया। 108 दिनों के बाद कार्लोस को उनकी पहली बेल मिलती है, लेकिन 29 डेज के बाद ही उन पर नए चार्जेस लगाकर उन्हें दोबारा कस्टडी में ले लिया गया। कार्लोस जापान की जुडिशरी सिस्टम के बारे में अच्छे से जानते थे। उन्हें पता था कि उनके जापान में रहने से उन्हें सजा जरूर मिलेगी, इसलिए कार्लोस एक फॉर्मर यूएस स्पेशल फोर्स की हेल्प से कार्गो कंटेनर्स में छुपकर जापान से भागकर लेबनान चले गए, क्योंकि उनके पास लेबनान की सिटीजनशिप थी। लेकिन इस स्कैंडल का सबसे बड़ा असर निसान की सेल्स पर पड़ा। जुलाई 2019 में निसान ने खुद ये बात जाहिर की कि उनकी नेट इनकम पिछले साल के मुकाबले 95% डिक्लाइन हो चुकी है। सितंबर 2019 में साई कावाबी सीईओ की पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि उन पर घूस लेने का आरोप लगता है, जिसके बाद उनकी जगह पर कुछ समय के लिए यासुहिरो यामाउची को एज अ सीईओ अपॉइंट किया गया और दिसंबर 2019 में मकोतो उचिदा ने फाइनली सीईओ की पोजीशन संभाली। मगर उनका अपॉइंटमेंट 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट हुआ था और आज तक चल रहा है। जिसके बाद 2020 में कोविड पैंडेमिक के दौरान निसान ने डिक्लेयर किया कि वो अपना प्रोडक्शन 20% कम करेंगे। 2019 में साउथ कोरिया में ट्रेड डिस्प्यूट के बाद जापानीज प्रोडक्ट्स को साउथ कोरियंस बैन करने लगे थे एंड इन रिजल्ट मिड 2020 में निसान ने इंडोनेशिया और स्पेन की अपनी फैक्ट्रीज भी बंद कर दी और साउथ कोरियन कार मार्केट भी छोड़ दिया और इस दौरान निसान को $421 मिलियन का नुकसान होता है। 2022 में $28 बिलियन के रेवेन्यू के साथ निसान दुनिया की 9वीं यानी 9th सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मेकर कंपनी बनने के साथ साथ चाइना, रशिया और मैक्सिको की लीडिंग जापानीज ब्रांड भी बन गई। निसान के करंट सीईओ मकोतो उचिदा के अंडर में निसान ने वापस से खुद को रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है और उनके मॉडल्स जैसे कि लीफ, टिल्डा, माइक्रा, सनी को मार्केट में री एस्टैब्लिश भी कर दिया गया है। मकोतो क्लेम करते हैं कि 2030 तक वो 27 नई इलेक्ट्रिकल मॉडिफाइड कार्स की वैरायटी डेवलप कर लेंगे, जिनमें से 19 फुल्ली इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। अगले 5 सालों में निसान टेक्नोलॉजी इनोवेट करने के लिए और नए व्हीकल्स को लॉन्च करने के लिए 2 ट्रिलियन येन अमाउंट इन्वेस्ट करने वाली है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड के साथ साथ निसान इकोसिस्टम को सेव करके कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करने का भी प्लान कर रही है। निसान की फुल्ली इलेक्ट्रिक कार निसान लीफ टेस्ला मॉडल 3 के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। निसान की शुरुआत जहां एक नॉर्मल से दिखने वाले गरीब आदमी मासुजीरो हाशिमोटो के छोटे से सपने और छोटी सी वर्कशॉप से हुई थी, वहीं आज निसान का अंपायर इतना बढ़ गया है कि टोयोटा और वोक्सवैगन जैसी कंपनीज को भी टक्कर दे रहा है। नॉर्मल पैसेंजर कार्स के प्रोडक्शन से डेवलप करके आज निसान पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की तरफ बढ़ रहा है। That's all for today. See you in the next video. व्हील के साइड में एक रेड बटन है। दबा दिया। मोगेम्बो खुश हुआ।